ओके फ्रेंड्स, तो स्पाइनल कॉर्ड जो है हम स्पाइनल नर्व्स देख चुके हैं और कैसे कौन से ट्रैक्ट्स उसमें होते हैं। अब ये जो स्पाइनल नर्व्स हैं, मैंने जैसा कि बताया था फंक्शंस में कि स्पाइनल कॉर्ड में रिफ्लेक्स एक्शन ये कॉज करती हैं। अब ये रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है ये हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो रिफ्लेक्स एक्शन हम पढ़ रहे हैं, ठीक। अब जो हमारी बॉडी में जो एक्टिविटी होती है ये दो प्रकार की एक्टिविटी होती है। एक तो होती है वॉलेंटरी और एक होती है इनवॉलेंटरी, ठीक है। तो वॉलेंटरी जो होती है, इनवॉलेंटरी, ठीक। तो जो वॉलेंटरी एक्टिविटी होती हैं वो उन्हें कहा जाता है जो हम अपने विल के मुताबिक कर पाते हैं। जैसे हमें यदि कुछ सामान उठाना है तो दैट इज कॉल्ड द कि वॉलेंटरी एक्टिविटी हम खुद उठा रहे हैं। यदि हम कहीं चल के जा रहे हैं तो ये हमारी वॉलेंटरी एक्टिविटी है। यदि हमने उधर मुड़ के देखा तो ये हमारी वॉलेंटरी एक्टिविटी है। कुछ एक्टिविटी ऐसी होती हैं जो हमारी बॉडी में इनवॉलेंटरी होती हैं, ठीक है। तो इनवॉलेंटरी वो होती हैं जो कि हमारी इच्छा के अनुसार नहीं होती, तो दे आर विदाउट विल, हम चाहे ना चाहे वो एक्टिविटीज होती हैं। जैसे कि हमें छींक जो आती है दैट इज अ इनवॉलेंटरी एक्टिविटी, ठीक है। यदि कोई खाना देखने पे हमें मुंह में पानी आता है तो दैट इज अ इनवॉलेंटरी एक्टिविटी, ठीक है। यदि हमें कुछ गर्म लगता है तो हम तुरंत हाथ हटा लेते हैं, दैट इज अ इनवॉलेंटरी एक्टिविटी। तो इनवॉलेंटरी एक्टिविटी वो होती हैं जो कि सडन होती हैं, ऑटोमेटिकली होती हैं और किसी कारणवश होती हैं। जैसे कि मुझे गर्म लगा इसलिए तुरंत मेरा हाथ हट गया वहां से, ठीक है। या मुझे आंखों में बहुत तेज रोशनी आई तो मैंने आंखें बंद कर ली। तो ये जो एक्टिविटी है ये किसी स्टिमुलस के अगेंस्ट होती हैं, ठीक है। तो ये जो इनवॉलेंटरी एक्टिविटी है ये दो टाइप की हो सकती है। एक तो होती है विद अवर नॉलेज। विद अवर नॉलेज मतलब कि हमें पता चल रहा है कि वो एक्टिविटी हुई। जैसे कि मुझे छींक आई तो मुझे पता चला कि ये एक्टिविटी हुई, या मैंने आंखें बंद की तो मुझे पता चला कि आंखें बंद की है मैंने। तो ये जो एक्टिविटी है, या मैंने कोई खाना देख के मुझे बहुत टेस्टी खाना देखा तो मुंह में पानी आ जाता है, ठीक है, सलाइवेशन होता है, दैट इज ऑल्सो इनवॉलेंटरी एक्टिविटी, लेकिन इट इज विद इन माई नॉलेज कि मुझे पता है कि मेरी बॉडी में क्या एक्टिविटी हुई। और कुछ होती है विदाउट द नॉलेज। विदाउट नॉलेज होने वाली एक्टिविटी जो है, विदाउट नॉलेज जो कि हमें पता नहीं पड़ रहा है। जैसे कि जब हम कोई स्वादिष्ट खाना देखते हैं, टेस्टी फूड देखते हैं तो क्या होता है, और यदि हम जो है हंग्री हैं तो हमारे जो स्टमक होता है उसमें गैस्ट्रिक जूसेस सिक्रीट होने लगते हैं, डिओडिनम में गैस्ट्रिक जूसेस सिक्रीट होने लगते हैं। तो ये जो सिक्रीशन होता है ये हमें पता नहीं चलता, लेकिन हमारी बॉडी में ये रिस्पांस होता है। तो ये जो रिस्पांस होता है ये विदाउट अवर नॉलेज होता है। तो इस प्रकार की जो एक्टिविटी होती है जो कि इनवॉलेंटरी एक्टिविटी होती हैं ये रिफ्लेक्स एक्टिविटीज कहलाती हैं, ठीक है। तो रिफ्लेक्स एक्टिविटी, इसकी डेफिनेशन क्या होगी? डेफिनेशन ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन। तो जो रिफ्लेक्स एक्शन है इट इज अ स्पॉन्टेनियस, ऑटोमेटिक एंड द मैकेनिकल रिस्पॉन्स, ठीक है। स्पॉन्टेनियस, ऑटोमेटिक एंड मैकेनिकल रिस्पॉन्स टू द स्टिमुलस, ठीक है। ठीक है, टू द स्टिमुलस stimulus due to the receptor in our body without the will of animal.
ठीक है, तो दिस इज एक्टिंग ऑन अ, ठीक है, तो जो डेफिनेशन है रिफ्लेक्स एक्शन की वो क्या है कि ये स्पॉन्टेनियस है, मतलब स्पॉन्टेनियस होती है, इमीडिएटली होती है, ऑटोमेटिक है, अपने आप होती है, इसे हम नहीं कर रहे हैं। दूसरा ये मैकेनिकल है कि इसमें समथिंग मैकेनिज्म जो है वो इन्वॉल्व है और ये एक रिस्पॉन्स है टू एनी स्टिमुलस एक्टिंग ऑन अ रिसेप्टर। एक्टिंग ऑन अ रिसेप्टर मतलब क्या कि कुछ जो रिसेप्टर है जिसने इस स्टिमुलस के लिए रिस्पॉन्स किया और फिर हमारी बॉडी में एक रिस्पॉन्स हुआ, एक रिएक्शन हुआ, तो और ये जो रिस्पॉन्स हुआ, ये जो रिएक्शन हुआ, इट इज विदाउट द विल ऑफ एनिमल, ठीक है, जो उसके विल के मुताबिक नहीं है, वो चाहता नहीं है कि वैसा रिस्पॉन्स हो, लेकिन वो रिस्पॉन्स हो रहा है। तो इट इज अ स्पॉन्टेनियस ऑटोमेटिक एंड मैकेनिकल रिस्पॉन्स टू द स्टिमुलस एक्टिंग ऑन अ रिसेप्टर इन द बॉडी विदाउट द विल ऑफ एनिमल, ठीक है। तो इसके कुछ एग्जाम्पल्स जो है मैंने आपको बताया कि जैसे कि यदि हमें कुछ टेस्टी फूड दिखे तो मुंह में पानी आ जाना, ठीक है, यदि कोई फ्लैश लाइट जो है यदि चमके और हमारी आंखें बंद हो जाना, तो कुछ जो हमारे नॉलेज में होते हैं जो कि हमारे ब्रेन भी उसमें जो है इन्वॉल्व होता है। तो ये जो रिफ्लेक्स एक्टिविटीज हैं ये दो प्रकार की हो सकती हैं, और जिसमें ब्रेन इन्वॉल्व होता है उसे सेरिब्रल रिफ्लेक्सेस कहते हैं, और जिसमें कि सिर्फ स्पाइनल कॉर्ड इन्वॉल्व होती हैं उसे स्पाइनल रिफ्लेक्सेस कहते हैं, ठीक है। ओके, तो जो कि हमारे नॉलेज में होता है, स्पेशली जो हमें पता होता है, उसमें ब्रेन भी इन्वॉल्व होता है, वो सेरिब्रल रिफ्लेक्सेस होते हैं। और जैसा कि मैंने बताया आपको कि कुछ जो जैसे कि जूसेस सिक्रीट होना या हमारे एलिमेंट्री कैनाल में पेरिस्टल्सिस होना। पेरिस्टल्सिस क्या होता है? एक मूवमेंट होता है हमारी जो एलिमेंट्री कैनाल है, हमारी जो गट है, डाइजेस्टिव गट है, उसके मूवमेंट होते हैं जिससे कि खाना आगे की तरफ बढ़ता है। तो ये जो मूवमेंट है ये ऑटोमेटिकली होते हैं, ये हमें पता नहीं चलते, और ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के थ्रू जो है ये कंडक्ट किए जाते हैं और ये स्पाइनल रिफ्लेक्सेस होते हैं, ठीक है। तो रिफ्लेक्सेस जो हैं ये हमने देख लिया डेफिनेशंस क्या होती है। अब हम देखेंगे कि मैकेनिज्म क्या होती है, किस प्रकार से ये स्पाइनल रिफ्लेक्सेस होते हैं, ठीक है। ओके, तो अब हम पढ़ रहे हैं रिफ्लेक्स एक्शन में मैकेनिज्म क्या है। रिफ्लेक्स एक्शन की मैकेनिज्म ऑफ ठीक है, तो रिफ्लेक्स एक्शन में क्या हो रहा है, एक स्टिमुलस है, एक रिसेप्टर है जो कि उस स्टिमुलस के अगेंस्ट जो है वर्क कर रहा है, उसकी इंफॉर्मेशन ले जा रहा है, फिर वो इंफॉर्मेशन ले जाता है हमारी ब्रेन को या स्पाइनल कॉर्ड को, वहां पर जो है उसे फर्दर ऑर्डर मिलता है किसे, इफ्रेंट नर्व फाइबर्स को, और वो क्या करते हैं, इफ्रेंट नर्व फाइबर्स जो जहाँ पे मसल्स हैं या पे जहाँ पे रिस्पॉन्स देना है, रिएक्शन देना है, उसे रिएक्ट करने के लिए बोलते हैं, इम्पल्सेस जो हैं ट्रांसफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार मैकेनिज्म ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन में एक मैकेनिज्म इन्वॉल्व होती है जिसमें कि कुछ जो हैं सेंसरी नर्व फाइबर्स, स्टिमुलस, ऑर्गन इन्वॉल्व होते हैं, जिसे कि कहते हैं रिफ्लेक्स आर्क, ठीक है। अब ये रिफ्लेक्स आर्क जो है किन किन चीजों से बना होता है। तो फर्स्ट जो रिफ्लेक्स आर्क में आता है वो आता है स्टिमुलस, ठीक है। अब स्टिमुलस क्या है? स्टिमुलस वो चीज है जिसके अगेंस्ट रिएक्शन हो रही है। स्टिमुलस जो है वो ये कॉज करता है कि उसके अगेंस्ट, स्टिमुलस के अगेंस्ट रिएक्शन हो। अब ये स्टिमुलस बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे कि प्रिकिंग, यदि सुई से चुभाया तो ये प्रिकिंग स्टिमुलस हो गया, हीट स्टिमुलस हो गया, बहुत कोल्ड स्टिमुलस हो गया, ठीक है। तो ये जो है ये स्टिमुलस हो गया, दीज आर एग्जाम्पल, दीज आर वेरियस, देयर आर वेरियस स्टिमुलस, ठीक है। दूसरा होता है रिसेप्टर। अब ये रिसेप्टर क्या होता है? रिसेप्टर वो होता है, वो ऑर्गन होता है जो कि उसको महसूस करता है, जैसे कि स्किन, फॉर एग्जाम्पल स्किन
इज अ रिसेप्टर हियर, जो कि प्रिकिंग को फील कर रही है, जो कि हीट को फील कर रही है, जो कि कोल्ड को फील कर रही है। तो रिसेप्टर क्या है? स्किन हो गई जिसमें कि कुछ रिसेप्टर्स हैं जो कि इसे रिसेप्ट करते हैं, और फिर क्या होता है? सेंसरी नर्व फाइबर्स, या इसे कहते हैं एफरेंट नर्व फाइबर। ये एफरेंट नर्व फाइबर्स जो हैं ये क्या करते हैं? ये असेंडिंग नर्व फाइबर्स है, एफरेंट नर्व फाइबर्स है, जो कि इस सेंसेशन को, ठीक है, इस स्टिमुलस को से जो रिसेप्ट किया है उस इंफॉर्मेशन को कहाँ ले जाते हैं? एफरेंट नर्व फाइबर्स स्पाइनल कॉर्ड या ब्रेन को जो है ये ले जाते हैं। तो ये जो स्पाइनल कॉर्ड या ब्रेन है ये मॉड्यूलेटर कहलाते हैं। CNS जो है ये मॉड्यूलेटर है। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड क्या होता है? वहां पे सेंसरी नर्व फाइबर ने, एफरेंट नर्व फाइबर्स ने ये इंफॉर्मेशन पहुंचा दी है कि कुछ स्टिमुलस है रिसेप्टर ऑर्गन पे। फिर मॉड्यूलेटर ने उसे क्या किया? एनालाइज किया, इंटरप्रेट किया, और फिर ये जो इंफॉर्मेशन है ये इफरेंट नर्व फाइबर्स के थ्रू क्या रिएक्शन की जानी चाहिए? ये कहां पहुंच रही है? ये पहुंच रही है इफेक्टर ऑर्गन पर। और इफेक्टर ऑर्गन क्या हो सकता है? मसल्स हो सकती हैं। और ये जो इफरेंट नर्व फाइबर्स हैं ये मोटर नर्व फाइबर्स होते हैं, ठीक है, जो कि इफेक्टर को कहते हैं कि नाउ यू हैव टू रिएक्ट, नाउ यू हैव टू रिस्पॉन्ड, ठीक है। तो रिफ्लेक्स आर्क में ये जो है ये इसके पार्ट्स है रिफ्लेक्स आर्क के। सबसे पहला होता है स्टिमुलस। स्टिमुलस जो है उसके स्टिमुलस जो है उसे रिसेप्ट करता है कि स्टिमुलस क्या है, ठीक है। फिर रिसेप्टर सेंसरी नर्व फाइबर या एफरेंट नर्व फाइबर के थ्रू मॉड्यूलेटर या CNS को, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को ये इंफॉर्मेशन पहुंचाता है, वो उसे जो है मॉड्यूलेट करते हैं, वो उस इंफॉर्मेशन को एनालाइज करके इफरेंट नर्व फाइबर्स के थ्रू, मोटर नर्व फाइबर्स के थ्रू इंपल्सेस पहुंचाते हैं टू एक्ट टू इफेक्टर। इफेक्टर जो है जहाँ पे इफेक्ट हो रहा है, रिस्पॉन्स हो रहा है, रिएक्शन हो रही है, दैट इज कॉल्ड जो है इफेक्टर कहलाता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा रिफ्लेक्स आर्क। अच्छा, अब ये जो रिफ्लेक्स एक्शन होती है ये एकदम फास्टेस्ट क्यों होती है? इसका कारण ये है कि जो रिफ्लेक्स एक्शन में जो नर्व फाइबर्स जो होते हैं, जो इन्वॉल्व होते हैं, उसमें क्या होता है? देयर इज वेरी लेस साइनेप्सिस। लेस साइनेप्स होने के कारण क्या होता है कि जो इंफॉर्मेशन है वो फास्ट पहुंचती है और फास्ट रिस्पॉन्स आता है। दूसरा ये होता है कि जो हमने देखा है कि जो न्यूरॉन्स होते हैं उसमें एक ही दिशा में जो है इम्पल्स जो है वो फ्लो होती हैं, ठीक है। और इस एक ही दिशा में इम्पल्स फ्लो होने के कारण जो इफरेंट नर्व फाइबर्स जो हैं वो क्या सेंसरी न्यूरॉन फाइबर्स है उसका वर्क वो नहीं कर सकते, क्योंकि देयर इज इन ओनली वन डायरेक्शन द इम्पल्सेस फ्लोज, और इसलिए सेंसरी नर्व फाइबर्स इफेक्टर का काम नहीं कर सकते, इफरेंट नर्व फाइबर्स का काम नहीं कर सकते, और इफरेंट नर्व फाइबर्स एफरेंट नर्व फाइबर्स का काम नहीं कर सकते, ठीक है। अब दूसरी चीज ये है कि जब रिपीटेड स्टिमुलस होता है, ठीक है, यदि लगातार जो है कोल्ड का यदि स्टिमुलस आए, ठीक है, लगातार यदि कुछ स्टिमुलस जो है वहां पे यदि प्रेजेंट रहे तो क्या होता है कि रिस्पांस कम हो जाता है। जो हमारा रिफ्लेक्स का रिस्पांस है वो कम हो जाता है। वो कम क्यों होता है? क्योंकि साइनेप्स पे जो न्यूरॉन्स हैं वो फैटिग होने लगते हैं, और इसलिए जो रिस्पांस है वो धीरे धीरे कम होने लगता है रिफ्लेक्स आर्क में, ठीक है। तो रिपीटेड स्टिमुलस यदि होगा तो जो रिफ्लेक्स एक्शन है वो कम होती जाएगी, ठीक। तो यहाँ पे हमने देखी मैकेनिज्म ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन जिसमें रिफ्लेक्स आर्क आता है, ठीक है। यहाँ पे यदि हम देखें कि कैसा हो रहा है, स्किन पे कुछ स्टिमुलस जो है स्टिमुलस रहे, और वो स्टिमुलस से स्किन जो है वो रिसेप्टर का काम कर रही है। रिसेप्टर से ये इफरेंट नर्व फाइबर्स हैं, सॉरी एफरेंट नर्व फाइबर्स हैं,
जो कि इंफॉर्मेशन स्पाइनल नर्व्स के थ्रू कहाँ पहुंचा रहे हैं, स्पाइनल कॉर्ड को पहुंचा रहे हैं, वहां से ये इंपल्स ट्रांसफॉर्म हुई और मोटर नर्व फाइबर या फिर एफरेंट नर्व फाइबर्स के थ्रू इफरेंट या मोटर नर्व फाइबर्स के थ्रू, इफरेंट नर्व फाइबर्स के थ्रू ये कहाँ गए, इफेक्टर पे गए। मसल्स जो हैं वो हमारा इफेक्टर है, ठीक है। तो इस प्रकार जो हमारा रिफ्लेक्स आर्क है वो बना होता है। स्टिमुलस, रिसेप्टर, एफरेंट नर्व फाइबर, मॉड्यूलेटर, द स्पाइनल कॉर्ड इज मॉड्यूलेटर, और फिर इफरेंट नर्व फाइबर्स एंड द इफेक्टर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा रिफ्लेक्स एक्शन, कैसे हमारी बॉडी में किसी भी चीजों के लिए रिफ्लेक्स एक्टिविटी होती है, ठीक है। तो कफिंग, स्नीजिंग, ठीक है, और ये विड्रॉल ऑफ अ फूड इफ something is there, ठीक है, something stimulus is there, or withdrawal of hand or foot if there is heat or pricking or cold, ठीक है, something like that. तो it is all comes under the reflex activity, ठीक है। ऑटोनोमिक भी होती रहती है, ऑटोमेटिक भी हमारी बॉडी में बहुत सारी रिफ्लेक्स एक्टिविटी होती है जो कि ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के कारण होती हैं। कुछ एक्टिविटी में ब्रेन भी इन्वॉल्व होता है रिफ्लेक्स एक्टिविटी में, उन्हें सेरिब्रल रिफ्लेक्सेस कहते हैं, और अदर रिफ्लेक्सेस आर स्पाइनल नर्व रिफ्लेक्सेस, ठीक है। फ्रॉग में उन्होंने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट किया कि फ्रॉग को डिकैपिटेटेड कर दिया, उसका ब्रेन निकाल दिया, और जब उस फ्रॉग के पैर पे जब इलेक्ट्रिक करंट या एसिड से उसे स्टिमुलस दिया गया तो उसने क्या किया, अपने पैर को हटाया, विड्रॉ किया। दैट मीन्स कि उस रिफ्लेक्स में स्पाइनल कॉर्ड जो थी वो वर्क कर रही थी, क्योंकि उसका ब्रेन नहीं था प्रेजेंट, बट स्टिल जो स्पाइनल रिफ्लेक्सेस थे वो प्रेजेंट थे, और इसलिए उसने अपने फ्रॉग ने अपने पैर को विड्रॉ किया। तो इस एक्सपेरिमेंट से उन्हें समझ में आया कि कुछ जो रिफ्लेक्सेस एक्टिविटी होती है उसमें स्पाइनल कॉर्ड का अहम जो है योगदान होता है, ठीक है। तो ये हमने देखा स्पाइनल रिफ्लेक्सेस और रिफ्लेक्स एक्शन जिसमें कि स्पाइनल कॉर्ड इन्वॉल्व होती है। ओके फ्रेंड्स, तो हमने अभी पढ़ा रिफ्लेक्स एक्शन। तो ये जो भी अभी हमने रिफ्लेक्स एक्शन पढ़े, दे आर इनबोर्न, दे आर इनहेरिटेड, ठीक है, कि हमें जो है इनबोर्न रिफ्लेक्सेस हैं, कफिंग और स्नीजिंग, दे आर इनबोर्न रिफ्लेक्सेस। जो न्यूबॉर्न बेबीज होते हैं उनमें कई दूसरे रिफ्लेक्सेस भी होते हैं जो कि धीरे धीरे बड़े होने पर जो है कम हो जाते हैं, ठीक है। तो ये जो है हमारी बॉडी में इनबोर्न या इननेट और जो है इनहेरिटेड रिफ्लेक्सेस होते हैं। कुछ जो रिफ्लेक्सेस हैं वो हम लर्न करते हैं, कुछ रिफ्लेक्स एक्टिविटी हम लर्न करते हैं, उन रिफ्लेक्सेस को कंडीशनड रिफ्लेक्स कहते हैं। अब ये कंडीशनड रिफ्लेक्सेस का कंसेप्ट कैसे आया, तो एक साइंटिस्ट थे, एक फिजियोलॉजिस्ट थे, 1920 में रशियन साइंटिस्ट थे, पावलोव जिनका नाम था। इन्होंने क्या देखा, इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया कि एक डॉग को उन्होंने क्या किया कि वो जब भी उसके सामने वो फूड लेके आते तो उसको सलाइवेशन होता। तो वो क्या करते थे कि उन्होंने एक स्टिमुलस, एक बेल को उन्होंने एसोसिएट किया फूड के साथ। क्या करते, वो बेल बजाते, फूड लेके आते और डॉग को ऑब्जर्व करते तो उसमें सलाइवेशन होता। तो एवरी टाइम ही डिड इट कि ही रैंग द बेल, ही गेव द फूड and there is a salivation in the dog. After many experiment, what he did, he removed the food and he only rang the bell. And what happened, only the ringing of bell causes salivation. और इस सलाइवेशन को उन्होंने कहा कंडीशनड रिफ्लेक्स। कैसा हुआ कि आर्टिफिशियल स्टिमुलस था, बेल जो है वो आर्टिफिशियल स्टिमुलस था, नेचुरल स्टिमुलस नहीं है, क्योंकि नेचुरली यदि बेल बजती है तो हमें सलाइवेशन नहीं होता, हमारे मुंह में पानी नहीं आता। नेचुरली जब हम टेस्टी फूड देखते हैं तभी हमारे मुंह में पानी आता है। तो जो नेचुरल स्टिमुलस है वो है फूड। लेकिन उन्होंने क्या किया कि आर्टिफिशियल स्टिमुलस के अगेंस्ट में रिफ्लेक्स एक्टिविटी को प्रोड्यूस किया, और इस लर्नड एक्टिविटी, इस लर्नड रिफ्लेक्स को उन्होंने कंडीशनड रिफ्लेक्स कहा। कि कंडीशनड रिफ्लेक्स जो है, ठीक है, इन्होंने क्या कहा कि कंडीशनड रिफ्लेक्स जो है वो क्या है, इट इज अ रिस्पॉन्स
It is a learned response to a artificial stimulus again associated with a natural stimulus. ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, एक लर्न रिस्पॉन्स प्रोड्यूस किया, एक लर्न रिफ्लेक्स रिस्पॉन्स जो है उन्होंने प्रोड्यूस किया. और कैसे प्रोड्यूस किया, उन्होंने नेचुरल स्टिमुलस के साथ उसको एसोसिएट किया और इस कारण से उसमें जो है उस स्टिमुलस के अगेंस्ट भी, उस आर्टिफिशियल स्टिमुलस के अगेंस्ट भी रिफ्लेक्स एक्टिविटी प्रोड्यूस हो गई. तो इस रिफ्लेक्स को उन्होंने कहा कंडीशन रिफ्लेक्स या लर्न रिफ्लेक्स, जो कि हमने उसे सिखाया है, ये उसमें इननेट नहीं था. तो ये जो कंडीशन रिफ्लेक्स है इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. पहला तो ये कि इननेट नहीं है, ठीक है, इनबोर्न रिफ्लेक्स नहीं है, ये है लर्न रिफ्लेक्स. और दूसरा उन्होंने ये देखा कि यदि ये एक्टिविटी, यदि एसोसिएशन जो है नेचुरल स्टिमुलस के साथ यदि ज्यादा दिन तक ना रहे तो ये जो कंडीशन रिफ्लेक्स है ये वो भूल सकता है. ही कैन फॉरगेट दैट कंडीशन, वन कैन फॉरगेट कंडीशन रिफ्लेक्स if not associated with natural stimulus for long. ठीक है, यदि लंबे समय तक, जैसा कि उन्होंने क्या किया कि उन्होंने फूड को हटा दिया और सिर्फ बेल बजाई तो भी डॉग में सलाइवेशन प्रोड्यूस हुआ. लेकिन यदि वो लंबे समय तक ऐसा करते कि वो सिर्फ बेल बजाते और फूड नहीं देते तो क्या होता है कि एक दिन, 2 दिन, 3 दिन ऐसा होता, लेकिन द 4th डे डॉग समझ जाता कि बेल बजी है तो जरूरी नहीं फूड आए और इसीलिए उसमें वो जो रिस्पॉन्स है वो खत्म हो जाता. तो दैट मीन्स कि जो लर्न रिस्पॉन्स है, जो लर्न रिफ्लेक्स है, कंडीशन रिफ्लेक्स है, वो यदि ज्यादा दिन तक नेचुरल स्टिमुलस के साथ एसोसिएटेड नहीं रहे तो वो रिस्पॉन्स भूला जा सकता है. ठीक है, ठीक है. दूसरा ये जो है ये लर्न बाय एक्सपीरियंस, ये हम एक्सपीरियंस से लर्न करते हैं. डेवलप्ड बाय एक्सपीरियंस, जब बार बार अनुभव होता है उससे ये रिफ्लेक्स रिस्पॉन्स हम लर्न करते जाते हैं. और अदर पॉइंट इज इट कैन नॉट बी इनहेरिटेड, इसे इनहेरिट नहीं किया जा सकता. ये जो लर्न रिस्पॉन्स है ये इनहेरिट नहीं होगा. ठीक है, इनहेरिट वही रिस्पॉन्स होंगे जो कि नेचुरल जो है स्टिमुलस के अगेंस्ट जो रिस्पॉन्स है, रिफ्लेक्सेस है, वही जो है इनहेरिट होते हैं. और ये कंडीशन रिफ्लेक्स ये जो है इनहेरिटेड नहीं होते. ठीक है, ओके. तो ये जो कंडीशन रिफ्लेक्स है इसमें क्या आर्क होता है, इसमें जैसे कि हमने रिफ्लेक्स आर्क पढ़ा था, ठीक है, वैसे कंडीशन रिफ्लेक्सेस के लिए भी एक रिफ्लेक्स आर्क होता है और उसमें क्या क्या जो है वर्क करते हैं. ठीक है, तो इस मैकेनिज्म, इसकी मैकेनिज्म कैसे होती है. ठीक है, तो सबसे पहला तो स्टिमुलस होता है, दूसरा जो होता है स्टिमुलस होता है, दूसरा जो होता है रिसेप्टर होता है. और ये रिसेप्टर होता है, 2 स्टिमुलस होते हैं. ठीक है, एक जिससे कि नेचुरल स्टिमुलस और एक आर्टिफिशियल स्टिमुलस. ठीक है, आर्टिफिशियल और नेचुरल. रिसेप्टर होता है, एक जो नेचुरल स्टिमुलस के लिए रिसेप्टर ले जाता है, ठीक है, एक जो है आर्टिफिशियल के लिए लेके जाता है. ठीक है, तो जो इन केस ऑफ डॉग एक्सपेरिमेंट जो है फूड के लिए जो है वो साइट ऑफ फूड एंड स्मेल ऑफ फूड कैन बी द नेचुरल रिसेप्टर, जो नेचुरल स्टिमुलस के रिसेप्टर हो गए. और जो आर्टिफिशियल स्टिमुलस है
जो कि बेल है, रिंगिंग ऑफ बेल, तो उसके लिए रिसेप्टर हो गए। तो इसमें दो रिसेप्टर, एक तो ईयर हो गया फॉर द आर्टिफिशियल, और आईज एंड नोज जो कि स्मेल कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो हो गया, उसके बाद हो गए एफरेंट नर्व फाइबर्स। एफरेंट नर्व फाइबर्स क्या कर रहे हैं, इन दोनों स्टिमुलस की इंफॉर्मेशन किसे दे रहे हैं, इसे दे रहे हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम को। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या हो रहा है, इसका मॉड्यूलेशन हो रहा है, और उसके बाद जो दोनों से ही रिलेटेड एफरेंट नर्व फाइबर हैं वो दोनों कांटेक्ट में आ रहे हैं, और इफरेंट के थ्रू इफेक्टर पे रिस्पॉन्स दिया जा रहा है। इसलिए दो स्टिमुलस के अगेंस्ट में एक ही रिस्पॉन्स आ रहा है, बिकॉज दे आर एसोसिएटेड, दे आर, वो एक साथ हैं, इसलिए उनके लिए एक ही रिस्पॉन्स मिल रहा है। तो इस प्रकार इसकी मैकेनिज्म में दो स्टिमुलस होते हैं, आर्टिफिशियल और नेचुरल। आर्टिफिशियल और नेचुरल के लिए रिसेप्टर्स होते हैं, फिर वो रिसेप्टर एफरेंट फाइबर्स के थ्रू ब्रेन में या स्पाइनल कॉर्ड में उनको इंफॉर्मेशन को पहुंचाते हैं, और वहां वो जो है कांटेक्ट में आते हैं, और उसके लिए जो इफरेंट नर्व फाइबर्स होते हैं उनके थ्रू रिस्पॉन्स जाता है इफेक्टर पे। इफेक्टर है यहाँ पर सलाइवेशन, ठीक है। तो इस प्रकार जो मैकेनिज्म है वो होती है हमारे कंडीशन रिफ्लेक्स की, ठीक है। तो कंडीशन रिफ्लेक्स जो है हमारे एक्सपीरियंस के द्वारा हम लर्न करते हैं, और जो लर्निंग है ये कंडीशन रिफ्लेक्स जो है वो लर्न रिफ्लेक्सेस होते हैं, जो जब नेचुरल रिसेप्टर्स के, नेचुरल स्टिमुलस के साथ जब वो एसोसिएटेड होते हैं, तो जो रिस्पॉन्स हम नेचुरल स्टिमुलस के लिए देते हैं वही उस आर्टिफिशियल स्टिमुलस के लिए भी प्रोड्यूस करने लगते हैं, और उस रिफ्लेक्स को, उस रिस्पॉन्स को हम कंडीशन रिफ्लेक्स कहते हैं, ठीक है। तो ये हमने पढ़ लिया अभी कंडीशन रिफ्लेक्स।